अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल अर्बन इलेक्शन नगर निकाय के चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक आज एक दिन के लिए और बढ़ गई है और कल उम्मीद की जा रही है कि इस पर अंतिम सुनवाई होगी और कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। क्या होने वाला है और राजनीतिक दलों में तैयारी क्या है, मेयरल इलेक्शन को लेकर आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया नगर निकाय चुनाव को लेकर आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया है और 2017 के सर्वे को, ओबीसी सर्वे को आधार वर्ष मानकर आरक्षण की प्रक्रिया की गई है। ऐसा दावा एफिडेविट में यूपी सरकार ने किया है और ये बताया गया है कि ये मास्टर एफिडेविट है। क्यों मास्टर एफिडेविट है? क्योंकि तमाम और याचिकाएं भी इलेक्शन को लेकर, नगर निकाय चुनाव की विसंगतियों को लेकर कोर्ट में दाखिल हैं, यानी कंप्रहेंसिव मास्टर काउंटर एफिडेविट। कोर्ट ने आज इसका संज्ञान लिया, हालांकि नाराजगी भी जताई है तमाम बिंदुओं पर, लेकिन कल इस पर सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोई परिणाम या कोई फैसला कोर्ट से आएगा। ये तो हुआ इसका लीगल पॉइंट। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और जिनके ज़्यादा बड़े स्टेक हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो मुख्य विपक्षी दलों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव में इस बार परिणाम को बदलेंगे। तो क्या होगा नगर निकाय के चुनाव में? ये पार्षद से लेकर मेयर तक के ये जो चुनाव हैं, ये सीधे जनता से होते हैं। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव, नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव का चेयरमैन डायरेक्ट होता है, जो जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। बहनों भाइयों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेयरों के अधिकार बहुत कम कर दिए गए हैं। टाउन एरिया के चेयरमैन के अधिकारों में बुरी तरह से कटौतियाँ की गई हैं। नगर पालिका के चेयरमैनों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं लगभग, और उनके पास नाम मात्र के अधिकार सिर्फ शेष हैं। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के शहरों से जब उत्तर प्रदेश के शहरों को कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ मेयरों की कोई हैसियत ही नहीं है। ये कड़ा शब्द है हैसियत, लेकिन मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा आज के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश के मेयर नगर आयुक्तों के दबाव में रहते हैं। नगर आयुक्त जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। यही हाल पालिकाओं में अधिशासी अधिकारियों का है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास वो पावर्स नहीं हैं जिनका वो इस्तेमाल कर पाए। राजनीतिक दलों का इन मेयरल इलेक्शन पर कब्जा है, लेकिन अनुदान देने के नाम पर सरकार ने सबका नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है। टाउन एरिया का, पालिका का, नगर निगमों का। नगर विकास विभाग, मोस्ट एम्पावर्ड ताकतवर डिपार्टमेंट, जिसका टाउन एरिया, पालिका और नगर निगमों पर कब्जा है। अब इस पर दो बहस शुरू होती है। एक लीगल पॉइंट पे कि रिजर्वेशन क्या गलत प्रक्रिया से हुआ था, सरकार के जस्टिफिकेशन पर कोर्ट का व्यू क्या है, और दो मत हैं। अगर पीआईएल में याचिकाकर्ता जीतते हैं, यानी वो एस्टैब्लिश्ड कर ले जाते हैं कि आरक्षण गलत तरीके से हुआ है, पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी और फिर नए सिरे से ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया जाएगा, जिसमें रैपिड सर्वे भी होगा, आपत्तियां भी ली जाएंगी, आयोग भी गठित होगा, नगर विकास विभाग भी भेजेगा और शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा। यानी लंबी प्रक्रिया होगी। ये कितना वक्त लग सकता है? 4 से 5 महीने। सरकार को कोई जल्दी नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो उनका बैठा हुआ है। परेशान कौन होगा? विपक्ष। यानी याचिकाकर्ता जीतता है तो चुनाव 6 महीने 5 महीने टल जाएंगे आराम से, और अगर सरकार जीतती है चुनाव तत्काल होगा। एक और मुद्दा कोर्ट में फंसा हुआ परिसीमन का। तमाम नई टाउन एरियाज बने, नगर निगम बने, जिनका शहरी क्षेत्र बढ़ा, यानी गांव या सीमावर्ती जनपदों को, सीमावर्ती इलाकों को नगर निगम, पालिका, टाउन एरिया में सम्मिलित किया गया। वहाँ जो आरक्षण की पद्धति अपनाई गई, फार्मूला अपनाया गया, परिसीमन में वो गलत फार्मूले का इस्तेमाल हुआ, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इसकी भी तमाम याचिकाएं पेंडिंग हैं। अब इसके इतर आ जाइए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारियां की हैं, तो तैयारियां बहुत ज़बरदस्त हैं और इस बार मुकाबला भी शहरों में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि शहर की सरकार का मसला है
और अभी तत्काल की भिड़ंत के बाद, बाई इलेक्शन की भिड़ंत के बाद विपक्ष पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर से टकराने का दम रखता है। और उत्तर प्रदेश में ये मुकाबला बहनों भाइयों बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले। न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायालय प्रक्रिया के विचाराधीन है। इस पे कल की डेट दी है। अब माननीय न्यायालय कल क्या निर्णय लेता है, इस पे हम लोगों की प्रतीक्षा है। और सरकार ये स्वीकार कर रही है कोर्ट के अंदर कि उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य नहीं किया। अगर मंशा साफ होती तो आरक्षण नियमबद्ध तरीके से करते, नियमों का पालन करते, तो मुझे लगता है इतनी समस्या लोगों को नहीं होती। इस तरह से पूरे देश में गुजरात को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी हारी है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जिस तरह से आरक्षण में गलतियां की गई, आरक्षण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती, चुनाव से भागना चाहती। इसलिए मामला कोर्ट में जानबूझकर गलतियां की गई, इसलिए मामला कोर्ट में जाके लंबित हो सके। आज हम लोग का उच्च न्यायालय में अभी हियरिंग अभी हुई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने काउंटर जो स्टेट ने जो आज दाखिल किया है उस पर संज्ञान लिया है, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं है और सरकार को 1 दिन का टाइम और दिया है काउंटर फाइल करने के लिए। तो आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, जातिवार भी है, मुद्दों पर भी है और अधिकारों पर भी हम आज की परिचर्चा करेंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा डाला कि हाई कोर्ट में ये रिट जाके फंस गई और मामला उलझ गया, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? बताइए ऐसा क्यों किया सरकार ने? देखिए, सरकार की मंशा है कि सही समय पर चुनाव हो जाए और मुझको लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में शासन और प्रशासन ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय अगर अधिकारियों के पास आता है तो ये कम से कम होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते ही तुरंत प्रोसेस को जो अपनाया है उसमें रैपिड रैंडम सर्वे को फॉलो किया है और मुझको लगता है कि ये रैपिड रैंडम सर्वे दुनिया में सर्वे के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। मुझको लगता है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के जो छात्र होंगे वो इसको बेहतर इसको क्लैरिफाई करेंगे कि इस प्रकार का सर्वे किसी भी प्रकार के विवाद का और किसी भी प्रकार के पक्ष और विपक्ष के अनुशासन से दूर रहता है। तो इसीलिए सबसे बेहतर जो फार्मूला था उसको लागू किया है और यह पूरे स्टेट के लेवल पर लागू होने वाला फार्मूला है। जिस फार्मूले की बात हो रही है कि जो फार्मूला किया जाए, मुझको लगता है कि वो फार्मूला अगर अप्लाई होगा तो निश्चित रूप से जो अगर हम निकाय के लेवल पर उस फार्मूले को लागू करेंगे तो वो बहुत देर लगेगी। देरी यह है कि वो क्या देरी के नाम पर हम जो कानूनी प्रक्रिया है और उसको लांग सकते हैं क्या? क्योंकि आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो सुप्रीम कोर्ट में सुरेश महाजन केस के तहत नहीं हुई है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला भी नहीं अपनाया गया जैसा कोर्ट की गाइडलाइन है। और सुरेश महाजन केस इसका एग्जाम्पल है जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है, यानी चुनाव की प्रक्रिया रोक रखा है। ब्रजेश भाई, इसमें एक माइनर लाइन है और वो अगर हम समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आखिर बैकवर्ड को जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन की प्रायोरिटी अगर बढ़ने के बजाय रिजर्वेशन कम हो जाए तो मुझे लगता है कि आरक्षण के पीछे छुपी हुई मूल भावनाओं को हम इग्नोर करेंगे। वो कैसे, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा और मुझे लगेगा कि मैं आवश्यक समझूंगा कि मेरे बाद जो लोग बोलेंगे वो भी इस विषय पर निश्चित रूप से प्रकाश डालेंगे। अगर स्टेट लेवल के बजाय ये निकाय के स्तर पर रिजर्वेशन होगा तो अगर निकाय के लेवल पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो 17 नगर निगम हैं, 17 में से 5 या 6 नगर निगम ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें पिछड़ों का रिजर्वेशन यानी पिछड़ों की पॉपुलेशन जो टोटल एवरेज है उससे कम होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस डिसीजन को में ये डिसीजन इन्वॉल्व है कि हम कम तो कर सकते हैं
लेकिन अगर एवरेज से ज्यादा है तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 50% का कैप इन सारे निर्णयों में लागू होता है। तो यानी कि अगर 17 में से 5 या 6 नगर निगम ऐसे आए जो बैकवर्ड पॉपुलेशन है, वो जनरल पॉपुलेशन के, यानी कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पॉपुलेशन है उससे कम होती है, तो वहां कम तो हो जाएगा, लेकिन जहां एवरेज से ज्यादा है वहां ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर एक कैप लगी है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी इस ठीक है, आपकी बात को मैंने समझा, लेकिन अब एक निश्चित रूप से वो अब इस पूरे मसले की बुनियाद पर आ जाते हैं। चौधरी जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है। इस मसले की बुनियाद ये है कि आप ओबीसी सर्वे में आधार वर्ष मानते हैं 2017, अभी हम लोग कहाँ हैं 2022। अगर 2021-22 में आपने ये सर्वे कराया होता, आपने मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। मसला यह है कि आप 2017 के ओबीसी सर्वे के आधार पर यह रिजर्वेशन लेकर आए हैं और यही गाड़ी फंसी हुई है कानूनी रूप से। नहीं, देखिए, इसमें पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का जो सर्वे है वो तो 2011 का है। तो मुझे लगता है कि बेसिक फंडामेंटल वही है कि 11 की जनगणना के आधार पर हमने इसमें रैपिड सर्वे कराया। सरकार ने एफिडेविट 2017 का दिया हुआ है, रैंडम रैपिड सर्वे को अप्लाई किया है, जो ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था है जी। नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना हमारे पास, यानी कि देश के पास, किसी भी व्यवस्था के पास, तो 2011 का है सर। उसको तो सर्वे बोलते हैं जो 2011 को जो हर निकाय चुनाव के पहले कर सकते हैं। नगर निकायों को हम उसको बढ़ा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू शासन को भेजना होता है, उसको सर्वे कहते हैं। वो ओबीसी सर्वे होता है बेसिकली। उसके बाद तय होता है, उस शासन को प्रस्तावित किया जाता है, शासन उसको मंजूर करता है। वो प्रक्रिया 2017 वाली आपने एज इट इज अपना ली, यही कानूनी पेच फंसा है। मैं ये क्लैरिटी देना चाहता हूं। नहीं, लेकिन इसमें बेसिक तो 2011 के आधार पर जब हम रैंडम सर्वे करते हैं तो उसके हिसाब से हम बेसिक्स लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा मूल प्रश्न यह है कि जो लोग पिछड़ों की बात करते हैं, इसका जब परिणाम आएगा तो हम और आप फिर एक बार बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अनूप सिंडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये कोर्ट में मामला क्यों फंसा हुआ है, समाजवादी पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? और आरोप एक दिन लगाया था केशव मौर्य जी ने, डिप्टी सीएम ने, कि आप लोग करवाए ओपीआईएल। देखिए, मौर्य जी तो आरोप मंत्री हो गए हैं, वो उप मुख्यमंत्री के बजाय आरोप मंत्री ज़्यादा हो गए हैं। और अभी मुझसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने अपने शब्द जाल के माध्यम से अपनी सरकार की अलोकतांत्रिक मनस्थिति को छुपा करके बड़े शब्दों से ढकने का काम किया। सरकार की नीयत चुनाव को टालने की है। आप मुझे बताइए कि 2017 में जो रैंडम सर्वे था, रैपिड सर्वे था, वो 2022 में क्यों नहीं हो सकता था? और आपने भी देखा होगा कि हाई कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया सरकार ने, उसने लिखा कि 2017 के रैपिड सर्वे को ही ट्रिपल टेस्ट और वो आधार मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए भाई? आपके पास पूरे करीब 8-9 महीने का समय था। क्या इतना समय इन प्रक्रिया को नए सिरे से करने के लिए काफ़ी नहीं था? क्या इतने समय में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे तरीके से सर्वे होकर के नए तरीके से परिसीमन, आरक्षण ऐसे तरीके से नहीं किया जा सकता था कि जिसमें किसी को आपत्ति उठाने का अवसर न मिले? लेकिन सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन चुका है और जनता ये समझती है कि सरकार सिर्फ वाणीवीर सरकार है। और इस सरकार की कलई खुलने के बाद भाजपा में ये बौखलाहट है कि कहीं नगर निकाय के चुनाव में, जिसमें कि हमेशा भाजपा का प्रभुत्व रहता रहा है, कहीं अगर इन चुनाव में भी उनकी कलई खुल गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सफाई देंगे? तो आपका ये आरोप है कि ये लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट की गई हैं ताकि ये मामला कोर्ट में जाए और रुक जाए, ये कहना चाहते हो आप? मैं बिल्कुल इस बात को तो ये कोई भी सामान्य राजनीति या समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी समझ सकता है कि 9 महीने का समय क्या रैपिड सर्वे या रैंडम सर्वे के लिए? अब जैसे ट्रिपल टेस्ट की बात है, अब वो कह रहे हैं 17 का मान लो, इसी आधार पर करा लो चुनाव। मान तो ये लो कि वो अपने घर से एक लिस्ट बना करके भेज दें कि फला फला जीत गए, उनको मान लिया जाए। मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, और न माने वैसे तो बुलडोजर मनवा दे।
अभी तो भाजपा के एक विधायक ने कहा भी कि जो अगर कोई कहीं चुनाव लड़ेगा पार्टी से विद्रोह करके बुलडोजर चल जाएगा घर पे। तो ये बुलडोजर वाले लोग हैं, कुछ भी मनवा सकते हैं जबरदस्ती। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की नीयत अगर साफ होती तो सरकार समय रहते पारदर्शी ढंग से त्रुटिहीन ढंग से इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकती थी। अब देखिए, आज नहीं कल तो चुनाव होगा, चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद हो जाए, परसों हो जाए। अगर हुआ, तैयारी है इनसे लड़ने की। इनका अभी काफी कह रहे हो प्रभुत्व है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही, अराजकता और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाली उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत है। और हमारा बूथ स्तर तक संगठन है, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं और इस सरकार की कलई खोलने का काम करते रहते हैं और जनता के सुख दुख में बने रहते हैं। हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में धर्मवीर चौधरी जी जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जी, बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या दृष्टिकोण रखती है। ये जो कानूनी रूप में कोर्ट में जाकर मामला फंस गया है आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, और ये चुनाव में कितनी दिलचस्पी है निकाय इलेक्शंस को लेकर आपकी? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ब्रजेश जी, ये मसला निकाय चुनाव का नहीं है, या ये मसला खाली ओबीसी आरक्षण का नहीं है जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। ये बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को आपको पढ़ना होगा कि ये अभी जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे, 1931 में जाति जनगणना इस देश में हुई थी। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये कह रहे हैं 17 को मान लीजिए, तो इनकी कोई तैयारी नहीं। और ये जो 85% लोग हैं इस देश में, बीजेपी उनके 100% खिलाफ है, चाहे उसमें माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे उसमें दलित समाज के लोग हैं, और चाहे इसमें ओबीसी के लोग हैं। ये एन केन प्रकरण, इनके आरक्षण का मसला, चाहे ये निकाय चुनाव का हो, चाहे वो 27% कोटा हो, और चाहे वो 22% कोटे में हो, समय समय पर आरएसएस के मोहन भागवत का बयान आरक्षण को लेकर के, प्रधानमंत्री जी का बयान, इनके जो आरएसएस के दूसरे लीडरान हैं उनका बयान, मुख्यमंत्री जी का बयान, और छोटे बड़े नेताओं के बयान आप पढ़ लीजिए। ये तो इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी बुलडोजर चलवा दें। ना ये सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं और ना ये हाई कोर्ट की सुन रहे हैं। ये तो एक तरफा जो है, मतलब कानून को ना मानने वाली बात है। इसीलिए इन्होंने जो है ये जो निकाय का चुनाव है इसको वहां जाके फंसा दिया है। और समाजवादी पार्टी के जो भाई अभी बोल रहे थे प्रवक्ता, ये इनकी दोनों की नूरा कुश्ती है। ओके, ये दोनों मिले हुए हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि इन्होंने पीआईएल डलवा दी। देखिए, बड़ा खुलासा किया, बड़ा खुलासा किया धर्मवीर जी ने कि ये दोनों मिले हुए हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको। संडा जी नो प्लीज, आप देखो रनिंग कमेंट्री, ये दोनों मिले हुए हैं। धर्मवीर जी बोलो। ये जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ये इनसे जो है मतलब इनकी चालों को देख रहे हैं। और समय आने पर ब्रजेश जी, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इन दोनों की नूरा कुश्ती समझ में आ रही है कि ये दोनों, सर ये दोनों तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपके हिसाब से, पर आप बताओ कि ये निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की क्या थॉट है, और क्या आप लड़ रहे हो ये चुनाव, आपकी कोई तैयारी है? देखो ब्रजेश जी, ऐसा है, पिछले नगर निकाय के चुनाव अगर आप देखें तो देश में पहला मुस्लिम समाज का मेयर हमने अलीगढ़ में भाई फुरकान अली के रूप में दिया, देश का पहला मुस्लिम मेयर। और बहुजन समाज पार्टी जो है मेरठ भी जीतने में कामयाब रही थी। उसी पैटर्न पर हम पूरे प्रदेश में, ब्रजेश जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझसे नाम मत पूछिएगा। समाजवादी पार्टी के 50 मौजूदा कद्दावर नेता मुस्लिम समाज के बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार खड़े हैं।
इस निकाय चुनाव के संदर्भ में बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ करके। तो ये पार्टियां दोनों डरी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बराबर में दिल्ली नगर निगम का चुनाव बड़ा हुआ, खुलासा एमसीडी का, विस्फोट पे चारों विस्फोट खाने चौधरी जी चित कर हो रहे गई हैं। बीजेपी। उत्तर प्रदेश में ये दोनों पार्टियां जो है, चूंकि ये दोनों मिली हुई हैं, इसीलिए दोनों भयभीत हैं ये जनता से कि जनता के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए दोनों पार्टियां चुनाव को टालना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी धर्मवीर जी थैंक यू। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका। ये ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में गया है फंस, आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? क्योंकि कोई आयोग भी नहीं बनाया गया, ना कोई रैपिड सर्वे हुआ, न शासन के पास कोई प्रस्ताव आए, बस अचानक से आरक्षण की प्रक्रिया ओबीसी के पूरी कर ली गई। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस पर? इसके दोषी अभी एक बोल रहे थे भाई साहब बसपा के नेता, और एक बैठे थे अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, ये दोनों उसके दोषी है। अरे ये दोनों अगर इस समस्या का निदान अपनी सरकार में कर दिए होते, कि जो बार बार कहते हैं कि जातिवाद जनगणना करा दिए होते, जातिवाद जनगणना हो गया होता, जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी हो गई होती, तो ये कर दिए होते तो आज इस पे चर्चा ही नहीं होती। अगर ये रैपिड सर्वे कराने की बात 2017 के आधार पर करा रहे हैं, तो ये तो 2007 से ही हो गया होता। ये 2012 में भी कर दिए होते जब सरकार थी, तब तो किया नहीं। लेकिन जब तक सत्ता में रहता है आदमी, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको सिर्फ और सिर्फ जितना गलत कर सको, जितना लूट सको, जितना समाज को अंधकार में रख सको, उतना रखो। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर जाओ तो फिर इन सभी बीमारी को उजागर करना शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूं कि बार बार जब ये खामियां आई, तो इस खामियों को दूर करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक काहे नहीं खड़े हो रहे हैं? सभी दल के लोग इकट्ठा हो जाए। सभी लोग तो चाहते हैं। अभी सरकार चाहती है कि 2017 के सर्वे के आधार पर ओबीसी समाज को वही रिजर्वेशन मिले जो 2017 का उनका रैपिड सर्वे कह रहा है। क्या एसबीएसपी सहमत है कि 2017 को ही आधार वर्ष मानकर रैपिड टेस्ट मान लिया जाए, ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए? सरकार के इस कदम से आप सहमत हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम इस कदम के न तो समर्थन में न पक्ष में है। यह मामला तो न्यायालय में चला गया। अब न्यायालय के समक्ष में जो अरे न्यायालय के समक्ष नहीं, ये सरकार की ओपिनियन पूछ रहा हूं कि 2017 को आधार वर्ष मान रहे हैं, आप इससे सहमत हैं या आप चाहते हैं कि 2022 में रैपिड सर्वे हो जाए, पता चल जाए ओबीसी कहाँ कितने हैं? आप क्या चाहते हैं? ये तो होना चाहिए। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी तो ये चाहती है कि भाई आप क्या चाहते हो, थोड़ा बताओ। टालना भी हो तो टाल दो भैया। 6 महीना से पहले आप जातिवाद जनगणना करा लो। जितनी जातियां हैं, जितनी गांव के मोहल्ले में जितने आपको आंकड़ा मिल जाएगा, उसी आधार बना लो। और 2022 में 6 महीना चुनाव टाल दो, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हो कि चुनाव टाल दिया जाए और एक रैपिड सर्वे तत्काल कराया जाए ओबीसी का, तब चुनाव घोषित हो? कराई जाएगी तभी सभी समाज की ताकत पता चलेगी और वो भी समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा। और 2017 को आप मानते हो कि ये एक 2017 को आप मानते हो कि ये सही फैसला नहीं है कि उसको आधार माने? बिल्कुल नहीं है। 2017 कौन सा पुराना हो गया, और सरकार 2017 से अब तक सर्वे, अगर जोनल अधिकारी 8 जोनल अधिकारी बनाए गए थे। मैंने तो देखा कि जा सर्वे करने की उम्मीद लगाए थे कि सर्वे कर लेंगे, और लखनऊ हो, बड़े बड़े महानगरों में जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जिम्मेदारी तो उनकी थी, लेकिन क्या है कि सरकार और विपक्ष इन दोनों की जिम्मेदारी है कि जहां खामियां हो रही है तो उस पे आपको बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। आप जाते हैं जब सर्वदलीय बैठक में, तो इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। आप खाली कहते हैं कि हमारी ये बीमारी, वो बीमारी। अरे सर, 6 विधायक आपके हैं, तो आपने कभी ये मुद्दा उठाया सर? आप देखिए सर, सदन में आप उठाकर देख लीजिए, हमारे नेता ने कब कब सदन में आवाज उठाया कि अगर नगर पंचायत में और जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, तो फिर लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण निर्धारित कर दो। तो आप चाहते हो कि 2022 का फार्मूला लगाया जाए, 17 वाला ठीक नहीं है, ये चाहते हो आप? नहीं, हम तो चाहते हैं जातिवाद जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या। अरे वो तो बहुत आगे की प्रक्रिया, चूंकि चुनाव की बात है ना, तो चुनाव में आप चाहते हो 2022 में नया रैपिड सर्वे हो, ये चाहते हो ना आप? बिल्कुल हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। प्रदीप सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस की एक तो तैयारी बताइए कि उनकी तैयारी क्या है, क्या आप लोग मेयरल इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं या बिल्कुल नहीं है? और दूसरा,
ये जो लीगल प्रॉब्लम फंस गई है कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, इस पर आपकी पार्टी का मंतव्य क्या है? आप क्या ओपिनियन रखते हो इस पर? ब्रजेश जी, कांग्रेस का स्पष्ट मत है और देश का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी सोच का राजनीतिक दल है। बार बार ये चाहे इनकी मदर पार्टी के संघ कारवा हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे सुदर्शन जी हो, लगातार इनके बयान आए हैं और वो बयान आरक्षण विरोधी बयान रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तो ये डरी हुई सरकार है जिसे ये लग रहा है इतने चुनाव हारने के बाद, अब ये लगने लगा है, दिल्ली हो, हिमाचल हो, उपचुनाव हो, सारे हारने के बाद ये लगने लगा है कि अब ये इस चुनाव के परिणाम क्या होंगे। अगर परिणाम इनके विपक्ष में जाएंगे तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का सिनेरियो क्या होगा। ऐसी स्थिति में चुनाव को टालना इनकी बाध्यता है और इनकी कोशिश है लगातार चुनाव टालने की। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि सर, अगर टालना ही सिर्फ मकसद होता तो ये अपना रैपिड सर्वे की प्रक्रिया चलाए रहते, प्रशासक नियुक्त कर देते। ये कैसे इनके अंदर भूतपूर्व थॉट आ गया कि हम ये करेंगे, कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट स्टे दे देगा? मतलब अगर इतना विजन है सर तो मतलब इसको सैल्यूट है अगर आपकी बात सही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, सैल्यूट होना चाहिए। आप बताइए पिछले 5 साल में जितने भी बेरोजगार नौजवानों की वांट निकली और वो वांट कभी अपने अंतिम निर्णय तक पहुंची क्या? कोर्ट की परिधियों में टहलते नौजवान आज भी खड़ा है क्या? ये सरकार की मंशा नहीं है क्या? ये निश्चित तौर पर सरकार की एक रणनीति होती है कि ऐसे विरोधात्मक फैसले लीजिए जिसमें कुछ लोग कोर्ट चले जाएंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, काउंटर रिजॉइंडर होगा, सरकार मुकदमे को डिले करेगी, चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो अपना पक्ष रखने के में उनका सरकार समय लेती रहेगी और निश्चित तौर पर चीजें आगे एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, चलिए अब कोर्ट से जो फैसला आएगा तो आएगा, आज चुनाव हो, कल चुनाव हो, हफ्ता बर्बाद हो, महीना बर्बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, चुनाव तो होगा, कैसे लड़ोगे ये बताओ पहले। नहीं, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं और हमने शहर वाइज, मंडल वाइज हमारे सारे बड़े नेता जिलों में जा रहे हैं और हमारे पास ठीक ठाक स्थिति में हमारे पास प्रत्याशी है। और आप देखिएगा चमत्कारिक निर्णय आने वाले समय, अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट हुई और साफ हुई तो आपको चमत्कारिक निर्णय मिलेगा। कौन चमत्कारिक काम करेगा? कांग्रेस बिल्कुल करेगी। सर एक एविडेंस दे दो कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, मतलब एक तो एविडेंस दो। लखनऊ देखिए, लखनऊ अब कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। क्या बात कर रहे हो? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अब और चुनाव के परिणाम के बाद भी हम मिलेंगे और और आपसे बात करते हुए मिलेंगे। सर कॉन्फिडेंस हो तो कांग्रेस जैसा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, सुशील दुबे जी, सॉरी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये एक तो जो कानूनी प्रक्रिया फंसी हुई है, इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो? क्या रिजर्वेशन के लिए जो फार्मूला सुशील जी अपनाया गया वो सही अपनाया गया है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है, या वो हाइपोथेटिकल थॉट जैसा कि ये लोग बता रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये बहुत प्लानिंग के तहत किया गया है? भाई कोर्ट में कोई चीज़ जाएगी तो या तो इधर या उधर, ये उल्टा भी तो पड़ सकता था गवर्नमेंट को। दूसरा, ये लोग टकराने की पोजीशन में हैं, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट को साधुवाद कि उन्होंने लोकल बॉडी की सरकार के लिए इतना गहन विचार किया और कल भी करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे फ्री राशन के दम पर सरकारें बनी और फ्री राशन के दम पर सारा कुछ हुआ, जैसे एलडीए वाले बाबू फर्जी फ्री होल्ड कर देते हैं घर बैठ के फ्री में, ऐसे ये फ्री नगर विकास ने सब फ्री कर दिया है। ब्रजेश जी महा मौज में किया, मौज ही मौज में कर दिया। कोई विजन नहीं, कोई कानूनी सलाह नहीं, कोई लोकल बॉडी की अहमियत नहीं, बस लीडर ने जो चाहा, ब्यूरोक्रेसी ने जो चाहा वो कर दिया। ब्रजेश जी अभी आपने अपने प्रोमो में कहा, अभी संजय भाई ने कहा, अपने आप में कितनी बड़ा अद्भुत बात है। 2011 की जनगणना, मतलब आज से 11 साल पहले की जनगणना। ब्रजेश जी 2017, 5 साल पहले की ये लोकल बॉडी की सरकार है। ये वो वाली सरकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश इसमें आबकारी मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और बिजली मंत्री नहीं होते हैं, इसमें मेयर होता है। इसको भी पॉलिटिकल रंग दे दिया। ब्रजेश जी कतई गलत है, कतई गलत। तो आप ये कहते हो कि जो 2017 में ओबीसी सर्वे को आधार माना गया है ये नहीं होना चाहिए, आप चाहते हो कि लेटेस्ट कराया जाए? 100% नहीं होना चाहिए ब्रजेश जी। सुनिए, मैं उसका आधार दे रहा हूँ। ब्रजेश जी टिल टूडे, आज तक वो परसीमन हो रहा है, आज तक वोटर लिस्ट बन रही है, आज तक। कल आप जाइए लोकल बॉडी वोटर, और अभी कुछ नहीं पता कि वार्ड, और आपके 84 वार्ड लखनऊ के, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ,
84 गांव लखनऊ के इसमें शामिल हुए हैं। पूरा जिला आ गया लगभग लखनऊ में। आप कुछ बस सब कुछ वो पुराने 17 से करा देंगे, मतलब लखनऊ नगर निगम के जो गांव की स्थितियां भौगोलिक वो कहाँ जाएंगी। और मैं बिल्कुल जिम्मेदार मानता हूँ, मैं जिम्मेदार मानता हूँ केशव मौर्य जी को, मैं जिम्मेदार मानता हूँ जो सज्जन बैठे महामंत्री जी इनकी पार्टी के अध्यक्ष को, मैं जिम्मेदार मानता हूँ वो उनको कन्हैया पटेल को, मैं जिम्मेदार मानता हूँ वो संजय निषाद को, निषाद पार्टी को, जो बैकवर्ड पर मैं सपा के जो सज्जन बैकवर्ड लीडर यहाँ पर जो भी हों उन सबको जिम्मेदार मानता हूँ। इवन बीएसपी इवन कांग्रेस के आराम से अब प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, अटैची ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपको मालूम था जब परसीमन बढ़ गया ब्रजेश जी पूरे जिले के जिले साफ हो गए। तो आप मानते हैं कि पिछड़ों का हक मारा गया या पिछड़ों को ज्यादा मिला? कुछ पता ही नहीं, हौच पौच है। पिछड़ों का हक मिलना चाहिए। और पिछड़ों के हक पे जो ये गद्दियां लिए बैठे हैं, करोड़ों की गाड़ियों पे चल रहे हैं, जो सत्ता पे कुर्सियां लिए बैठे हैं, जो रोज कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते, ये पिछड़ों का हक खुद में मार के अपने आप को राजा बना रहे हैं। ये पिछड़े रह कहाँ गए हैं? इनको चाहिए था लोकल बॉडी की सरकार है, इसमें नगर निगम है। ब्रजेश जी, नगर निगम अभी तक अपने हाउस को सस्पेंड नहीं कर पाया है कि उनके यहाँ 15 लाख घर हैं, कि उनके यहाँ 20 लाख घर हैं, उनके यहाँ 1 लाख घर है। किस कदर भ्रष्टाचार है ये टोटल। मैं तो हाई कोर्ट जी से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, 6 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल सब कुछ जब ब्यूरोक्रेसी करना तो नगर निगम 10 दिन बाद, अभी 15 तारीख को 16 को नगर निगम आयुक्त प्रशासक हो जाएंगे। 17 नगर निगम है ब्रजेश जी, 15 जनवरी को ना 200, हाँ जी जनवरी में 288 पालिकाएं हैं और 475 कुछ वो है पंचायतें। ये लोकल बॉडी है। बाबूराज जी, बाबूराज बाबू लोकल। लेकिन एक बात बताएं दुबे जी, वो तो पहले से वही करते हैं, तो ये लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। कब्जा तो पहले से वही यहाँ सब ज्ञान दे रहे हैं ब्रजेश जी, बाबू लोग कब्जा किए। ब्रजेश जी यहाँ सब ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। यहाँ सब नोट और लाल बत्ती के चक्कर में हैं। इनको पता ही नहीं कितनी बड़ी भूल हो रही है। लोकल बॉडी में जहाँ पर लखनऊ के 80-100 गाँव आ गए हों, वहाँ पर पता ही नहीं कि बैकवर्ड। अभी हमें जो खबर है, ये लोकल बॉडी ने यहाँ पर जो पहला परसीमन हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग में थी मेयर की सीट लखनऊ की, अब सामान्य हो गई है। खुशी की बात है सामान्य हो गई है, लेकिन ये कन्फर्म तो होना चाहिए ना। कल हाईकोर्ट पता नहीं क्या निर्णय ले ले, अभी किसी को कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में है। मतलब 84 गांव सम्मिलित किए गए 2017 से 22 के बीच जी, और आधार माना जा रहा है कि 2017 को। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? कोई टेक्निकल बात ही नहीं कर रहे हैं। जितने हमारे मित्र सज्जन बैठे हैं, कोई टेक्निकल हमारा 17 में, मतलब इसका आप तो शहर लखनऊ उतना ही होना चाहिए। फिर कहा है हम 84 गांव ले रहे हैं, उनको प्रधान बने रहने दीजिए। तो आपका ही मानना है कि अगर हम 2022 में रैपिड सर्वे अभी लेटेस्ट करा लेते हैं तो ये इक्वेशन जो अभी का आरक्षण फार्मूला ये बदल जाएगा? बिल्कुल। अरे कतई कहीं पर कोई स्टैंड ही नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि पहले क्लियर ट्रिपल टेस्ट जो आपने कहा है बैकवर्ड वाला, या तो आप सब सामान्य कर दीजिए अनुसूचितों को छोड़ के, आप क्लियर तो करें। करना क्या? कल को जो अभी इनके पास, अभी इन सारी पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। बस प्रत्याशी का वो लाओ, फार्म भराओ। अच्छा आज हमने प्रत्याशी ले लिया जनरल सीट पे और कल बैकवर्ड हो गए तो क्या करेंगे प्रत्याशी का? हमने बैकवर्ड पे ले लिया और कल सामान पे ले लिया और बैकवर्ड हो गए तो क्या करेंगे? किसी को कुछ नहीं पता है। मतलब ये टेक्निकल चीजों पे नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप लगा के निकल लेना चाहते हैं। कोई टेक्निकल बिल्कुल नहीं जा रहा। हमने सब सज्जनों को सुना और मेरे सब अपने प्रिय साथी हैं। पहले तो आप क्लियर करो कि विजन क्या है, और फिर बैकवर्ड आयोग नहीं है। जब बैकवर्ड आयोग नहीं है, सारे आयोग हैं, बैकवर्ड आयोग नहीं है तो पहले तो बैकवर्ड प्रस्ताव कौन बनाएगा? बैकवर्ड आयोग में तो पहले प्रस्ताव जाएगा। प्रस्ताव जी कैसे ही क्लियर हो जाएगा? अगर मान लो हाईकोर्ट, बैकवर्ड आयोग, निकाय और उसके बाद अनुमोदन, तो संवैधानिक संस्था तो वही है, अनुमोदन तो वही करेगा। बैकवर्ड नहीं, आयोग तो अनुमोदन करेगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? मतलब ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज उठा रहे हैं, ये टेक्निकल इशू पे नहीं जा रहे। अभी आप देख लीजिए, इतने बड़े चैनल पर अभी जो बातें हुई हैं, सब एक दूसरे को अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो बता रहे हैं उनसे मिल गए, उनसे मिल गए, उनसे मिल गए, सब मिले हुए एक दूसरे। किसी को पता ही नहीं कि बैकवर्ड। भाई अब कोई आदमी एसबीएसपी वाले या अनूप संडा के पीछे पड़ गए। नहीं, अनूप सन्ना जी की अपनी अलग बात थी, उन्होंने बिल्कुल उनका अरुण राजभर इन्हीं के पीछे लगे। अब बीएसपी वाले, अब उनको मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, सब वोट परसेंट सबको पता है। लेकिन ये है इस वाले ये संवेदन। देखिए ब्रजेश जी, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल, इसका मायने होता है इस डिबेट का। सर इसीलिए तो बुलाए हैं कि इस पर क्लैरिटी आए। आप देख लीजिए, जब तक इस पे विजन सही है, बहुत टेक्निकल मामला। भाई संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि सुशील दुबे जी ने मुद्दे तो ठीक उठाए हैं कि आप 2017 के आधार पर कैसे तय कर दोगे भाई? जब आबादी बढ़ गई, नए गांव शहर में सम्मिलित हो गए, तो उनको रिप्रेजेंटेशन को आप उस पर कंबल नहीं डाल सकते हो।
ब्रजेश भाई, जब अपर लिमिट 50% रिजर्वेशन की है तो कितनी भी बढ़ जाए वो 50% क्रॉस कर जाएगी क्या? कितनी भी बढ़ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना। नंबर्स कितना भी बढ़े, रिजर्वेशन नंबर का जो हाईएस्ट रैंक है वो तो क्रॉस हो नहीं पाएगी, तो रिजर्वेशन तो एटलीस्ट उतना ही रहेगा। दूसरी हमारे सुशील भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे। सुशील भाई ये बताइए, आप तो स्थानीय निकाय के बड़े अच्छे मेंबर रहे हैं, एक भी स्थानीय निकाय का चुनाव बताइए जिसमें के मामला कोर्ट में न गया हो और कोर्ट से डेट स्टे न हुई हो। आपके समय में भी जब अखिलेश दास जी मेंबर थे, लखनऊ के वार्डों को लेकर ऐसा ही मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद वो स्टे हो गया था। स्टे होने के बाद डेट आगे बढ़ गई थी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अगर हम लीगलिटी, उसमें कानूनी नुक्ता क्या हुआ है, लेकिन एक लिमिट तय है। आप चाहे जो एक्सरसाइज कर ले, वो रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसको अभी आपका ये कहने का सर तात्पर्य है कि तब तो फिर हमें रैपिड सर्वे करानी नहीं चाहिए। इस प्रोसेस को जो प्रोसेस नहीं, आप जानकारी के कहां कम है कहां ज्यादा है, किसको बैकवर्ड किया जाए, किसको शेड्यूल कास्ट किया जाए, किसको महिला किया जाए, इसके लिए कोई एक प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन बैकवर्ड रिजर्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम लिमिट है और जो दूसरा फॉलो होंगे उसमें नंबर कम हो जाएगा। ये हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे, सुशील भाई को भी बैठाइएगा। अगर इस जो 3T प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो जहां कम है, कम हो रहा है, वहां कम तो हो सकता है, लेकिन जहां अधिक है वहां अधिक नहीं हो सकता। मैं प्राइमरी बात कह रहा हूं। तो जिस रिजर्वेशन की हम बात करते हैं उसमें अगर हाईएस्ट लेवल ब्लॉक है उससे बढ़ा नहीं जा सकता, तो हम कोई भी प्रोसेस अपना ले उसमें नंबर तो बढ़ेगा नहीं, तो नंबर और कम हो सकता है इसमें। तो मुझे लगता है कि जो लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं वो इस सामान्य तथ्य को अनदेखा कर रहे हैं और इस अनदेखे करने की बाद जो भी निर्णय आएगा, मुझे लगता है कि उसमें नंबर्स कम होने की संभावनाएं अधिकतम है, बढ़ नहीं सकता। ये यथार्थ सत्य है। और दूसरी बात, जो बात हो रही है कि ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर मुझे नहीं लगता कि पंचायत के चुनाव में भी मामला गया था और उसके बाद भी कोर्ट में गया था, तो छोटी खामियों को इग्नोर करना चाहिए। इसीलिए जो लोग चाहते हैं कि ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किए हैं। मुझे लगता है कि जो पिछड़ों की राजनीति करने वाला अपोजिशन है उसको आपके मुद्दे पर जो आपने तथ्य रखे हैं उस पर क्या ओपिनियन रखते हैं। क्योंकि पिछड़ों की राजनीति में एक पार्टी आगे बढ़ रही है तेजी से, वो है SBSP। अरुण, आपसे आपकी मैं ओपिनियन जानना चाहता हूं कि चूंकि आपकी नज़दीकियां बीजेपी से आजकल बढ़ रही हैं, क्या जिन तथ्यों का उल्लेख OBC रिजर्वेशन को लेकर अभी संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ने रखा निकाय चुनाव को लेकर, क्या SBSP उनके तर्कों और तथ्यों से सहमत है? देखिए, अभी मैंने सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे। सर, मैं संजय चौधरी जी की बात बताइए, क्या आप उनसे सहमत हैं? उसके बाद आप वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ आइएगा सर। हाँ, मैं उन पे भी जा रहा हूँ। पहले सर बीजेपी वालों पर, रूलिंग पार्टी पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 50% कैप की बात कर रहे हैं, मैंने भी इसी उत्तर प्रदेश या देश में देखा था कि 72 घंटे में ESW केंद्र से प्रस्ताव पास हो गया था। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो कैप लगा हुआ है और इस कैप को इंद्राणी शाह ने बना, भारत सरकार का हमेशा हमेशा लड़ाई लड़ाई जा रही है। 50% कैप को बढ़ा क्यों नहीं रहे जब 50% आबादी से ज्यादा पिछड़ों? अरे वो कह रहे हैं कि सर्वे का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 50% की कैप कैसे पार करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनके उन बात से सहमत हैं आप? इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारे गांव इस बार जुड़ गए हैं और बहुत सारे नगर पंचायत नए बने हैं, नगर पालिका बहुत नए बने हैं, और जो पहले ग्राम प्रधानी के चुनाव होते थे वो नगर वार्ड पार्षद के चुनाव होंगे। तो उनमें इन चीजों को कैसे सर्वे में ला लेंगे कि उस इलाकों में या उन नगर तो आप संजय चौधरी जी यानी भारतीय जनता पार्टी के तर्क और तथ्य से सहमत हैं या असहमत हैं, ये स्पष्ट करें, क्योंकि क्लैरिटी आप दे नहीं रहे हो। उनका तर्क समझ में आ रहा है और ना हमारे बैठे दोनों प्रवक्ता लोग हैं उनके तर्क। सर आप बीजेपी को बताओ सर, रूलिंग पार्टी का इनका तो हिसाब अभी तुरंत होगा सर, इनका तो अभी तुरंत तत्काल हिसाब होगा। आप बीजेपी वाला बताओ।
सहमत या मैं कह असहमत? रहा हूं कि अगर इसमें खामियां नजर आ रही हैं 2017 है तो अगर- फिर इतने ग्राम प्रधानी के चुनाव को जोड़े भाई गए हैं, अगर नगर खामियों का वार्ड क्या को मतलब है? हटा आप दिया क्लैरिटी गया, दो, या खामी रखा है गया? या नहीं है? नहीं, जो नगर पंचायत में नए गांवों को जोड़ा गया है, जिनको वार्ड पंचायत बनाई गई है, उनको यथावत ग्राम प्रधानी में रखा जाए, फिर बाद में सर्वे किया जाए, ये रैपिड सर्वे करा करके अच्छे खासे अरे से भैया सभी सब पार्टियों खिचड़ी की हो जाएगा सहमति लगा परसीमन करके- की, तो आप टेक्निकल मुद्दा समझ ही नहीं रहे हो। अरे आप क्या चारों गांव अलग कर दो, फिर कौन परसीमन करने जाएगा? ये तो फिर नहीं, हम मतलब कह रहे ए हैं से कि शुरू किए जेड जो पे फिर नए खड़े हो गए। पंचायत बने हैं, उन पंचायतों को कौन सा आधार माना गया? कौन सा सर्वे कराई गई? जो पंचायत छोटे थे उनको बड़े कर दिए गए। तो आपका मैं लिख उसमें लूं कुछ कि आप गाँवों को असहमत जोड़ हो दिया बीजेपी से या सहमत ये हो? 2017 आप वाले में अगर कौन से करना कॉलम था, में तो फिर लिखूं नए आपका? पंचायत क्यों जोड़ लिए? नए पंचायत नहीं बनाए होते। आपका बाद में कॉलम उसमें सर्वे सहमत में करके लिखूं नई या पंचायत असहमत में जनगणना के लिखूं? आधार पर बनाए होते, 50% में बनाए। आपको सहमत में लिखूं कि असहमत में लिखूं? हमें न्यायालय की जो फैसले रहेंगे, उन फैसलों के बाद हम बता पाएंगे कि इसमें सरकार ने क्या तथ्य दिया था और कहां कहां आरक्षण में खामियां सर आप नजर आई नियम थी, के विरुद्ध कौन-कौन दोनों से तरफ जा आरक्षणों जाके से गेंद वापसी खेल आएंगे, रहे हो जल्दी जल्दी। फिर आपत्ति पड़ेगी। एक तरफ से खेलो सर, गेंदबाजी एक तरफ से हो रही है और आप दोनों छोर की तरफ दौड़ रहे गेम हो। नहीं खेल रहे। अगर आप एक छोर है सर, एक ही छोर पे गेम हो रहा है। जिन आरक्षण प्रक्रिया में थैंक यू, आपत्ति पड़ी है, शुक्रिया उन अनूप आपत्ति संडा जी। प्रक्रिया की जिम्मेदारी ये सरकार को है। बीएसपी आजकल आपके सरकार ऊपर बहुत कोर्ट के आरोप सामने लगा रही है, ये अपना, क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव आप बीजेपी से रखें मिले कि हुए हाँ, हो हमने ये और ये चीजें नूरा ऐसे कुश्ती पता करा था। रहे हो और आपकी पार्टी के बहुत बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता इनके संपर्क में हैं धर्मवीर जी के, अभी खुलासा किया। ऐसा है कि दावों और बयानों पे कोई रोक तो है नहीं हैं? किसी के दावा करने पे या बोलने पर तो रोक लगाई नहीं जा सकती। ये जरूर है कि ये साबित हो गया कि भय सबको समाजवादी पार्टी से है। बसपा को भी समाजवादी पार्टी से दिक्कत है, उस बसपा को जो 3 बार सरकार बना चुकी भाजपा के साथ, सुभाषपा जो भाजपा के साथ सरकार में रह चुकी, उसको भी हमारे ऊपर आरोप लगाना है। वजह क्या है कि सब जमीन तलाश रहे हैं और वो जमीन है समाजवादी पार्टी के पास। तो समाजवादी पार्टी की जमीन पर कहीं खड़ा होना चाहते हैं, अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। रहा सवाल इन सारे दलों की सोच का, तो जहां तक जमीनी स्तर पर संघर्ष की बात कुछ मित्रों ने की थी, इस सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर जमीनी स्तर पर भी संघर्ष करने का काम किया है किसी ने, तो समाजवादी पार्टी। और इस चुनाव का जो सवाल है, अरे कह रहे हैं कि बहुत मुस्लिम नेता आपके यहाँ से उधर हाथी। अरे वो अब क्या कहा क्यों, जाए क्या उसको होगा ब्रजेश भाई, इसको हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? चुनौती दे रहे हो? अब यही समझ लीजिए, अगर आपको लग रहा है मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं मित्र है धर्मवीर जी, उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन अब इमरान मसूद याद है, दिल को बहलाने को गाली में ख्याल अच्छा है। इमरान मसूद आपकी साइकिल से उतर के भाग गए, हाथी पे चढ़ गए। इमरान मसूद साहब की कोई निजी धर्मपत्नी है ब्रजेश जी, निजी एक सेकंड रुकिएगा, आप ही के पास आऊंगा धर्मवीर जी। धर्मवीर जी प्लीज वेट, इनके बाद आप ही का नंबर है, आप इनको अपने हिसाब से परफेक्ट रिप्लाई देना। यस अनूप जी गो अहेड, कंक्लूड करें 20 सेकंड। कोई व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये दावा किया, कोई भगदड़ है आपके यहाँ? कुछ ऐसे आसार बता रहे हैं? कोई ऐसा आसार नहीं है, बल्कि बहुत मुझसे ये भी उन्होंने कहा है कि मुझसे नाम मत पूछिएगा, जिनको बाकी दलों में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, वो समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। ओके धर्मवीर चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता। यस गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कह लें आप, फिर मैं सवाल करता हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रजेश जी, जो मैंने पहले कहा वही रिपीट कर रहा हूँ। जो नूरा कुश्ती थी वो मैनपुरी के चुनाव में नजर आई, कैसे बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, कैसे जो है वहाँ डिम्पल यादव 2 लाख पौने 3 लाख वोटों से जीती, कैसे जो है बीजेपी ने इधर सरेंडर किया, और कैसे समाजवादी पार्टी ने रामपुर में सरेंडर किया, कैसे समाजवादी पार्टी ने रामपुर में सरेंडर किया, कैसे ये सब जनता देख रही है। और वही कारण है कि आज मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को ठगा सा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत दी थी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन रिजल्ट 0 हो गया।
तो वो अब बहुजन समाज पार्टी और हाथी की तरफ देख रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई इमरान मसूद साहब आए, उनकी धर्मपत्नी जी को बहन जी ने सहारनपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये धर्मवीर जी, चूंकि आप भी मुजफ्फरनगर से आते हैं और जाट बिरादरी के आप भी बड़े नेता हैं, आपके जिले में घुसकर समाजवादी पार्टी आपसे और आरएलडी का गठबंधन छीन लाया सीट और आप कुछ नहीं कर पाए। ब्रजेश भाई आधा मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ, मैं दूंगा। मैं हाथरस का रहने वाला हूं, मैं आपको बताऊं, सादाबाद तहसील का रहने वाला हूं, हाथरस का। जी जी। और उधर बहुत एक्टिव रहते हो ना मुजफ्फरनगर, तो मुझे लगा आपका घर। मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं पूरे देश में एक्टिव रहता हूं। मैं पूरे देश में। सर, अब आप जान छुड़ा रहे हो मुजफ्फरनगर से। पहले रोज मुझे कहते थे कि उधर एकदम होल्ड है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई जान नहीं छुड़ा रहा हूं। आप नगर निकाय के चुनाव और बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से पूरी तैयारी है हमारी। और मैं अभी जो ये हमारे जो पत्रकार बंधु बोल रहे थे और जो ये बीजेपी के साथी बोल रहे थे और जो राजभर जी जवाब नहीं दे पा रहे थे, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो ये ओबीसी में 1200 जातियों को चिन्हित किया गया था। आज 2600 जातियां ओबीसी में हैं और 27% कोटा भी ये देने को तैयार नहीं है। जो सत्ताधारी दल है उनकी बात कर रहा हूं सर। ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी एसबीएसपी, ये दोनों छोर से खेल रही है। ये ना तो सहमत हो रहे हैं ना असहमत हो रहे हैं, गोल गोल बात कर रहे हैं। नहीं, ये आपकी डिबेट में एक छोर पे खेल रहे हैं बीजेपी के। इनके पास कोई छोर नहीं है, ये बिल्कुल बीच में लटके हुए हैं। ना ये 3 में ना ये 13 में है। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? 6 विधायक हैं सर उनके, जैसे 6 MLA। फरार कैदी भागता है ना, ये फरार कैदी भागता है, ऐसे भागे हुए जनता से। जनता के सामने जा नहीं सकते, क्या मुंह लेके जाएंगे? कभी ये समाजवादी पार्टी में, कभी कहीं भानुमति ने कुणवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो ये इनका गठबंधन था और ये इनका गठबंधन है। तो जनता का विश्वास ये खो चुके हैं, इसीलिए ये अपनी यहाँ पर भड़ास निकालते रहते हैं राजभर समाज के लोगों के। और राजभर समाज में भी इनकी कोई स्वीकारता नहीं है, मैं आपको बता दूं। पर आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो थोड़ा इस डिबेट से इतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाल बिरादरी से बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इट मींस कि अब ओबीसी पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट जगा है। जी, बिल्कुल इंटरेस्ट जगेगा। नहीं, इसलिए जगेगा ये ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं। अरुण, एक सेकंड शांत हो भाई, धर्मवीर जी को बोलने दो। अरुण सुन लो। में जो 85% लोग हैं, जो 85% लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से उनकी रहनुमाई करती है। हमने हमेशा जो है ओबीसी के साथ साथ माइनॉरिटी और दलितों। सर, आपने एक आपत्तिजनक बात कही सर। आप बनाने के लिए मान्यवर साहब चुने हुए विधायकों को फरार कैदी नहीं कह सकते सर। उनके पास 6 MLA इलेक्टेड हैं एसबीएसपी पे, आप उनको फरार कैदी कैसे कह सकते? नहीं, मैं उन विधायकों को, सम्मानित विधायकों को, मैं उन विधायकों को कैदी नहीं कह रहा हूं। मैं इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको फरार कैदी कह रहा हूं। सर, वो भी विधायक हैं सर, आप उनको कैसे फरार कैदी कहोगे सर? इनके पार्टी के अध्यक्ष भी MLA हैं सर। हाँ, तो वो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को फरार कैदी कह रहे हो सर? में फरार कैदी की तरह ही है, जो जनता की नजरों से। सर, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप फरार कैदी कैसे कह सकते हैं सर? जैसे कैदी जो है पुलिस ये अपमानजनक है सर, क्योंकि इनकी स्वीकार्यता समाज में खत्म हो चुकी है, इनकी। ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये आपकी डिबेट में आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी करते हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्या 2017 को मान लिया जाए या 2022 में कांग्रेस चाहती है कि नया रैपिड सर्वे हो? प्रदीप सिंह गोयल। थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू, शुक्रिया। प्रदीप सिंह गोयल करते हैं तो प्रदीप सिंह गोयल। जी देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जिस परिस्थितियों में आज भारतीय जनता पार्टी या जिस तरीके के भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि उसे इस बात की आशंका बनी हुई है कि परिणाम उसके विपरीत आने वाले हैं। और आप लोकल बॉडी के चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत तरीके से अपना प्रदर्शन करने जा रही है। ये आप आने वाले समय में चुनाव के परिणाम के बाद देखेंगे। कुछ भी कहे भैया, आप लोग की जैसी ट्रेनिंग होती है, मतलब उसको सबको फॉलो करना चाहिए। बहुत सही ट्रेनिंग होती है आपकी। ओके सुशील जी, आप मुझे बताइए, ये अभी धर्मवीर जी कुछ कह रहे थे आपके लिए। धर्म जी का स्वागत है जी। एक MLA की पार्टी
शानदार पार्टी का। सर ऐसा मत बोलो, 12.5 उसमें भी फरार 12.5 सांसद है और देश की अखिलेश यादव कृपा से बुलाए। उस समय पर सपा की कृपा नहीं। देखिए अब उस पर हम नहीं जाते हैं ब्रजेश जी, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं मात्र खाली इतना कहता हूँ, ये लोकतंत्र का नींव है, लोकतंत्र की शान है, जो लोकल बॉडी है। अब इसमें बीएसपी की मायावती जी आदरणीय क्या कहती हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं, फला क्या कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी हाई कोर्ट इसको पूरी तरीके से गहराई से संज्ञान में ले, जो उन्होंने ले लिया है, और इस लोकल बॉडी में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये तो गलत है ना कि आप चुने हुए विधायक या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फरार कैदी कहो, ये अपमानजनक ये तो है। हमारे मतलब ये स्वीकार नहीं होना मैं इसमें आता ही नहीं हूँ। कौन फरार है और कौन जमानत पे है, कौन पैरोल पे है, मैं इसमें आ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो इस पे आ रहा हूँ कि ये जो लोकल बॉडी का चुनाव होना है, ये प्रॉपर होना चाहिए। जनता की अदालत से फरार है, इसमें कोई गलतफहमी, अदालत से फरार है वो, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गठबंधन इसमें ब्रजेश जी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इनका पॉलिटिकल व्यू है, इनका पॉलिटिकल व्यू है। सुशील जी शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत आरोप धर्मवीर चौधरी जी ने लगाए हैं। मैं अरुण राजभर को 20 सेकंड देता हूं कि वो धर्मवीर जी को रिस्पॉन्ड कर दें अनइंटरप्टेड प्लीज। या बोलिए अरुण। इतना भी पता नहीं है कि न्यायालय ने क्या किसके लिए क्या कहा है। इनको पहले न्यायालय की चीजों को पढ़ना चाहिए। कौन फरार है, किसको जमानत मिली है, कौन गिरफ्तार है, इनको कुछ नहीं पता है। ये जो मन में आए वो पक दीजिए, जो मन में आए। जैसा ये बहन जी को ज्ञान देते हैं वैसा बहन जी करती जा रही है, वैसे इन लोगों का सर जितना चढ़कर आरोप बीएसपी ने आपको लगाया, सर आप जवाब उस मात्रा में दे नहीं पा रहे हैं। कहां से मिल रहा है, उस मात्रा में जवाब दे नहीं पा रहे हैं। अमित शाह ज्ञान बहुत ओपन और चढ़ के अटैक किया है। मौर्य ज्ञान दे रहे हैं। आपको कौन सा ज्ञान दे रहा है, कौन आपको ज्ञान दे रहा है? ये जनता का ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये बाबा साहब ने जो ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, मान्यवर साहब काशीराम ने जो हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, उस पर जाइए। ये सत्ता की लोलुपता से काम चलने वाला नहीं है कि कभी जो है यहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखिए ये आपस में उलझने का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपने अपने तथ्य और बिंदुओं को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आने वाले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट से इस पर कुछ स्पष्ट फैसला निकाय चुनाव को लेकर आने वाला। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।